हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज जिनका भी आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट। और जो आगे आने वाली शिफ्ट है उनके लिए यहाँ पे अपन आज जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, और सीखेंगे कि किस तरह से है जो आपको क्वेश्चंस का यहाँ पे एग्ज़ाम में अप्रोच करना है। तो जो इंग्लिश की प्री चेकलिस्ट नंबर 32 है उसका पार्ट नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज अपन उसी का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो अगर आपने पहले के सेशन है जो उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए वहाँ से और जाके इनको कंप्लीट कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को उतना शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसा कि अपन ने पार्ट फर्स्ट में किया था, तो पार्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चन किए थे वो आपके 10 क्वेश्चन थे जो कनेक्टर बेस्ड थे। अब पार्ट नंबर सेकंड है तो इसमें आपको कॉलम बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉलम को मैच करना है। और ये क्वेश्चन आपके प्री और मेंस दोनों एग्जाम में आते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, तो फॉलोइंग क्वेश्चन है, 2 कॉलम दे रखे हैं 1 और 2, और यहाँ पे 3 सेंटेंसेस या फ्रेज है दोनों में। जो कॉलम 1 है उसके सेंटेंस या फ्रेज़ है जो ABC है, कॉलम 2 के जो सेंटेंस फ्रेज़ है DEF है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे रखा है हर क्वेश्चन है जो यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ 5 ऑप्शन, जिसमें से 4 ऑप्शन डिस्प्ले है। पॉसिबल सीक्वेंस इन विच ऑफ द सेंटेंस फ्रेज कैन बी जॉइंट फ्रॉम द ग्रामेटिकली एंड कॉन्शियसली करेक्ट। कुल मिला के अपने को यही करना कौन से मैच हो रहे कौन से नहीं हो रहे। जैसे देखो ये क्वेश्चन दे रखा आपको, तो यहाँ पे 3 फ्रेज हैं, ठीक है ना, कॉलम A और B में। यहाँ पे देखना है कौन से मैच हो सकते हैं कौन से नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखो आपको ईडियम दे रखा है, यानी कि यहाँ पे ईडियम का कौन सा मीनिंग होगा उससे मैच करना है, ठीक है ना। तो ईडियम बेस्ड हो सकते हैं आपके क्वेश्चन, या फिर आपका जो टोन है उनको मैच करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन, पहले कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, उनका टोन देखेंगे, और देखेंगे कि क्या वो कनेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन की भी हेल्प लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं कि जो अपना ए वाला क्वेश्चन है इसको रीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, माइक हैड टू बाइट द बुलेट एंड कन्फ्रंट हिज फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इन ऑर्डर टू एडवांस हिज करियर। अब पहले दिए ईडियम है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम करना जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जैसे आपने हिंदी में सुना होगा लोहे के चने चबाना। तो यानी कि जो काम आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे, उसी काम को करने का ट्राई करना या सोचना, उसी को बोलते हैं बाइट द बुलेट। तो यहाँ पे माइक है वो क्या कर रहा है, बाइट द बुलेट कर रहा है, यानी कि जो काम है उससे नहीं हो रहा वो ही करने का ट्राई कर रहा है। क्या कर रहा है वो, कन्फ्रंट हिज फियर, यानी कि अपने डर का सामना कर रहा है। और उसका डर क्या है, लोगों के सामने बात करने का डर है उसका। इन ऑर्डर टू एडवांस हिज कैरियर, यानी कि अपने कैरियर का यहाँ पे अच्छा करने के लिए वो क्या करता है, अपने मन के डर का सामना करता है कि वो पब्लिक में बोल नहीं सकता है। अब यहाँ पे इसका अगर देखें तो क्या मीनिंग हो सकता है, ठीक है ना। तो पहले ए का देखो, ए का ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन की हेल्प लेंगे। पहले एक और ई का यहाँ पे पेयर बन रहा है, तो गेट मैरिड, क्या इसका मतलब गेट मैरिड होगा, नहीं होगा। आगे देखो यहाँ पे AF, डिसाइडेड टू डू समथिंग डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट दैट वन हैज़ बीन पुटिंग ऑफ और हेजिटेटिंग ओवर, यानी कि ऐसा कोई काम करना जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, अनप्लीजेंट हो, यानी कि उसको अच्छा नहीं लगता है, और इस तरह से अपने आप को दूर रखता है और उससे वो क्या करता है, घबराता है, ऐसे काम को करना है। तो देखिए ए और एफ का मैच हो रहा है। अब ए और एफ तो एक ही ऑप्शन में है, यानी कि अपने को पहले तो आंसर मिल जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ई इसका है ऑल ऑफ द दीज, ठीक है ना, वो यहाँ पे नहीं लिखा मैंने। तो यहाँ पे पहले तो अपने को आंसर मिल गया है। अब इन बाकी को चेक कर देते, BE। अब टाई द नॉट, टाई द नॉट का मतलब क्या होता है, गेट मैरिड होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो बी और ई का पेयर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। CD है हिट द ग्राउंड रनिंग, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे कुछ ऐसा काम करना, ठीक है ना, कोई काम को स्टार्ट करना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एकदम फास्ट स्पीड से और बहुत ज़्यादा जोश से किसी काम को स्टार्ट करना। तो देखो यहाँ स्टार्ट समथिंग एंड प्रोसीड एट ए फास्ट पीस विथ ग्रेट एंथुजियाज्म, किसी काम को बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टार्ट करना, बहुत ज़्यादा जोश के साथ में, स्पीड के साथ में। तो यानी कि आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है आपको,
अब यहाँ पे देखिए आपका ईडियम बेस नहीं है, एक ही क्वेश्चन था, तो अब यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट को मैच करना पड़ेगा, टोन को समझना पड़ेगा और उसके बाद में आपको मैच करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि जो IIT है उनको पूरी दुनिया में है जो जाना जा रहा है एज द क्राउन ज्वेल्स इन द इंडियंस हायर एजुकेशन सिस्टम इंडीड। यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो ग्लोबल लेवल पे यानी कि विश्व स्तर पर भारत की जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है, उस प्रणाली में यहाँ पे क्राउन ज्वेल यानी कि एक तरह से मुकुट, हीरो का जड़ा मुकुट है, उसके रूप में यहाँ पे क्या किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, यानी कि मान्यता दी गई है कि इंडिया में अगर सबसे अच्छा हाई एजुकेशन का जो सबसे अच्छा लेवल है वो किस में है, IIT में है, इस तरह से बोला गया है। अब यहाँ पे पहले अपन ए को चेक करते हैं, ए का पेयर किस किस के साथ में बनेगा, ठीक है ना। जैसे देखो पहले ए का ई के साथ में बना है, तो देख लेते हैं ई में क्या बोला है। ई में बोला है विथ मोर देन ए मिलियन स्टूडेंट अपीयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ईच ईयर एंड competing for 17,385 प्लेस इन 23 IITs। अब यहाँ पे बोला है कि हर साल जिसमें, ठीक है ना, अब जिसमें क्या पता, यहाँ पे क्या पता IIT के बारे में बोल रहा हो कि यहाँ पे हर साल जिसमें लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख स्टूडेंट हो जो आपके अपीयर होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हर साल, और compete करते हैं इतनी सीट के लिए 23 IITs में, ठीक है। अब ये हो सकता है नहीं हो सकता बाद में देखेंगे, फिलहाल तो दोनों का यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट किया है IIT के बारे में है, ठीक है। पर यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे IIT का ग्लोबल लेवल पे ऐसा कुछ बोल रहा है कि ग्लोबल लेवल पे है जो इसको पहचाना गया है, और यहाँ पे तो IIT के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बोल रहा है, तो अभी क्लियर नहीं है, तो अभी इसको अपन नहीं देखेंगे। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा है आपका A और D का पेयर, तो चेक करते हैं। दे आर ऑफन द ओनली इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट नोन इंटरनेशनली एट ऑल। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये है जो एकमात्र, ओनली यानी कि इंडिया का सिर्फ एक ही ऐसा हायर एजुकेशन सिस्टम है जिसको यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे जाना जा रहा है, यानी कि IITs के अलावा और कोई भी इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम है उसको यहाँ पे दूसरे देश वाले जानते ही नहीं हैं। तो देखो यहाँ पे भी ग्लोबली बात की गई है और यहाँ पे भी इंटरनेशनली बात की गई है, क्या पता A और D का पेयर है जो लग रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। A और F को चेक करते हैं यहाँ पे। एडमिशन इज़ बेस्ड ऑन IIT मद्रास जंजीबार सिलेक्शन टेस्ट 2023 स्क्रीनिंग टेस्ट फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। अब यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो अपन ओनली IIT की बात करें वो भी ग्लोबल लेवल पे, यहाँ पे बात कर रहे हैं आपका एडमिशन लेने के लिए IIT मद्रास में। क्या कोई कॉन्टेक्स्ट दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो यानी कि ये तो हो गया नहीं। अब पहले अपन को यहाँ पे ये कंफर्म था कि ये हो सकता है, तो पहले अपन CE को चेक कर देते हैं, अगर ये भी सही होगा तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं तो अपन है जो AE की ओर चलेंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। CE को देखते हैं, तो C में बोला है द IITs may be the most difficult higher education institute to gain entry in the world, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि जो IIT है यहाँ पे वो दुनिया में, यानी कि IIT की दुनिया में अगर आपको एंट्री लेनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे यहाँ पे डिफ़िकल्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम की बात की गई है यहाँ पे, और ई में आपको बोला है, देखिए सी के साथ में ई का पेयर है, ई में क्या बोला है कि यहाँ पे हर साल है जो लगभग 10 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और यहाँ पे सीट सिर्फ इतनी है और 23 IITs में एडमिशन लेना है तो उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है, यानी कि सी और ई का कॉन्टेक्ट सेम है एग्जामिनेशन के बारे में, और यहाँ पे दोनों में वही बताया गया है। तो इसका मतलब क्या है आपका आंसर? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पे 3। तो देखते हैं, अगेन वापस वही तरीका है, ऑप्शन की हेल्प से चेक करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन ए को रीड करते हैं। एक्टिंग एज पॉकेट्स ऑफ होप इन द फेस ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस, यानी कि यहाँ पे बोला है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक, यानी कि यूनेस्को है बायोस्फीयर। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो यूनेस्को है आपका यहाँ पे, उसने यहाँ पे जो महामारी है यानी कि जो पेंडेमिक है, ठीक है ना, उसके दौर में यहाँ पे आशा की किरण के रूप में यहाँ पे क्या किया है, काम किया है। देखो, एक्टिंग एज ए पॉकेट ऑफ होप इन द फेस ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस, यानी कि जो क्लाइमेट क्राइसिस था उस समय में यहाँ पे एक आशा की उम्मीद, एक उम्मीद के रूप में यहाँ पे यूनेस्को ने काम किया है यहाँ पे, कि ये है जो कुछ न कुछ करेगा हमारे लिए, इस तरह से यहाँ पे बोला गया है, ठीक है ना। आगे देखो, यहाँ पे ए का पेयर किसके साथ में हो सकता है, तो पहले देखो ए का एफ के साथ में,
तो देखो बायोस्फीयर, मोस्ट ऑफ अस लुक फॉर रेस्पाइट इनसाइड विद नेचुरल ब्यूटी, लेस ग्रीनरी एंड पीसफुल सराउंडिंग्स। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि हम में से अधिकांश लोग हैं जो यहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी यानी कि प्रकृति की जो सुंदरता है, लस ग्रीनरी यानी कि यहाँ पे हरियाली है, और पीसफुल सराउंडिंग है और शांतिपूर्ण वातावरण के वाले स्थानों पर अपन क्या करते हैं, लुक फॉर रेस्पाइट इन साइट्स, यानी कि ऐसे जगहों को अपन ढूंढते हैं ताकि वहाँ जाके अपन क्या कर सके, शांति से आराम कर सके। आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े लोग होते हैं जो वैकेशन के लिए दूसरे देश जाते हैं, ठीक है ना। तो किसके लिए जाते हैं वो, प्रकृति की सुंदरता देखने के लिए, हरियाली देखने के लिए, ताकि वहाँ पे शांति से क्या कर सके, वो थोड़ा टाइम बिता सके। अब यहाँ पे तो आपको बोला है कि जो यूनेस्को है यहाँ पे आपका, ठीक है ना, और यहाँ पे एक उम्मीद है, यहाँ पे क्लाइमेट क्राइसिस की बात कर रहा है और यहाँ पे तो प्रकृति की सुंदरता की बात कर रहा है, यानी कि ये वाला तो आपको नहीं होगा। आगे देखो एडी, डी में देखो स्कैटर्स अक्रॉस द ग्लोब वेयर नेचर एंड ह्यूमंस कम टुगेदर क्रिएटिंग ए सिम्फनी ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है कि ये जो बायोस्फीयर है, ठीक है ना, यहाँ पे देखो ख़त्म कहाँ से हुआ, बायोस्फीयर से, तो बायोस्फीयर से हुआ है, तो यहाँ पे बोला है बायोस्फीयर है स्कैटर अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि दुनिया भर में फैले हुए हैं, जहाँ पे वेयर का मतलब कहाँ है, बायोस्फीयर में क्या होता है, वहाँ पे नेचर और ह्यूमन है वो साथ में आते हैं और क्रिएट करते हैं एक ऐसा आपका सिम्फनी बनाते हुए, यानी कि दोनों साथ में मिलजुल के यहाँ पे क्या करते हैं, साथ में जीवन में रहते हैं। तो बायोस्फीयर का मतलब यही होता है यहाँ पे, ठीक है ना, जहाँ पे नेचर और ह्यूमन से दोनों साथ में मिलजुल के रहते हैं, ठीक है ना। जो जानवर है, पेड़ पौधे उनके बीच में रहते हैं, उनको यहाँ पे, ठीक है ना, नुकसान नहीं पहुँचाते, यही आपका बायोस्फीयर होता है यहाँ पे। तो एक तरह से ये क्या लग रहा है आपका, एडी सही लग रहा है। अब देखो एएफ तो है ही नहीं अपना, यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा एएफ वाला। अब सी को चेक कर देते, अगर ये सही हुआ तो आंसर है, नहीं तो फिर ओनली सी को देख लेंगे कौन सा होता है, ठीक है ना। तो पहले सी को देखते हैं। सी में बोला एज द टूरिस्ट सीजन अप्रोचेज इट इज़ नो सरप्राइज दैट वाइल वी सर्च फॉर अनपॉल्यूटेड स्पॉट्स टू एक्सप्लोर। अब यहाँ पे बोला है कि जैसे जैसे यहाँ पे टूरिस्ट का सीज़न आता है, यानी कि लोग घूमने जाते हैं, ठीक है ना, इट इज़ नो सरप्राइज। अब इसमें कोई सरप्राइज यानी कि आश्चर्य की बात नहीं है कि हर कोई लोग है जो ढूंढते हैं अनपॉल्यूटेड, यानी कि एकदम साफ क्लीन, ठीक है ना, ऐसी स्पॉट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जगह को ढूंढते हैं ताकि वो एक्सप्लोर कर सके, घूम सके और क्या कर सके। और देखो आगे ई में क्या बोला है, अनकॉन्शियसली आवर कंजप्शन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इन पर्टिकुलर प्लास्टिक वाटर बॉटल्स विल ऑल्सो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला है कि वहाँ पे जाते हैं और वो क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। अब एक्सप्लोर करके क्या करते हैं, अनजाने में हमारी, अनकॉन्शियसली का मतलब क्या होता है, अनजाने में जो हमारा कंजप्शन है, ठीक है ना, यानी कि जो अपन यूज़ में लेते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, वो क्या करते हैं यहाँ पे, और उसमें खास करके जो प्लास्टिक की पानी की बोतलें हैं उनको क्या करते हैं, वो यहाँ पे बढ़ा देते हैं, उनके काफ़ी इंक्रीज कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि जब भी टूरिस्ट का सीज़न आता है तो इसमें कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है कि लोग हैं जो ऐसी जगह ढूंढते हैं जो क्या है आपकी, जो यहाँ पे अनपॉल्यूटेड है, फिर उनको क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे, और एक्सप्लोर करते हैं तो अनजाने में वो क्या करते हैं, यहाँ पे उनके द्वारा जो यूज़ किया हुआ यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, यानी कि खास करके पानी की जो बोतलें हैं उनको क्या कर देते हैं, वहाँ पे फेंक देते हैं। उससे धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ पे जो प्लास्टिक की बोतल है, जो ये वेस्ट है प्लास्टिक का, वो वहाँ पे लगातार इंक्रीज़ हो जाता है। तो सही बात है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका सी और ई भी सही रहेगा, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। आगे अपन मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 4 है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है 4 में। अगेन वापस ए को चेक करेंगे पहले। पॉल्यूशन डायरेक्टली अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ पीपल, यानी कि पॉल्यूशन है जो सीधे रूप से अफेक्ट करता है किसको, हेल्थ, लोगों की। एंड एन एवरेज इंडियन लॉजेस, और जो एक एवरेज इंडियन है यानी कि भारतीय, एक एवरेज भारतीय है वो लूज़ करता है, यानी कि उसको यहाँ पे हानि होती है, उसको नुकसान होता है। अब किसका नुकसान होगा, तो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो देखो एएफ है, चेक कर देते हैं यहाँ पे क्या है, 5.3 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यू टू दिस, यानी कि यहाँ पे पॉल्यूशन के कारण है जो एवरेज एक इंडियन का जो जीवन है वो लगभग 5.3 साल है जो क्या हो जाता, कम हो जाता है। आपने देखा होगा जहाँ पहले एक एवरेज आदमी की उम्र है जो अपने यहाँ पे इंडिया में 70-80 ईयर्स होता था,
आजकल वो कम होकर आपका लगभग 60 के आसपास हो गया है, ठीक है ना। तो ये वही बोल रहा है कि उसकी लाइफ में यानी कि जीने की दर में क्या हो रही है, इतने साल की कमी हो गई है इस कारण, पॉल्यूशन के कारण। फॉर द रेजिडेंटल ऑफ दिल्ली इट इज़ 11.9 ईयर। और साथ में ये भी बोल दिया कि जो दिल्ली में रहने वाले हैं वो तो लगभग 12 साल है जो कम जीते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि दूसरे यहाँ पे लोगों से कंपेयर करें तो 12 साल पहले दिल्ली वाले लोग मर जाते हैं। तो एकदम सही बात है, यहाँ पे ए और एफ आपका एकदम बिल्कुल पेयर बन रहा है यहाँ पे। तो ए और एफ जहाँ हैं वो आपके सही है, तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। अब देखते हैं बी और ई को। अब यहाँ पे देखो, एक दिमाग लगाओ, ठीक है ना। अगर अपन बी और ई को चेक करते हैं तो बी और ई तो इसमें भी है, पर सी ओ डी को चेक करेंगे, सी ओ डी इसमें नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि अगर सी ओ डी को चेक करते हैं, अगर सही होगा तो ये हो सकता है, नहीं तो फिर ये हो सकता है। एक बार सी ओ डी को चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर सी ओ डी की बात करें, ए रिपोर्ट रिलीज बाय द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो, यानी कि EPIC ने एक रिपोर्ट है वो निकाली थी, वो दिखाती है आउट ऑफ द 50 मोस्ट, यानी कि जो 50, ठीक है ना, जितने भी यहाँ पे कुछ न कुछ किया उनमें से 50 जो सबसे ऊपर वाले हैं यहाँ पे। अब क्या हो सकता है, डी में देखो, हाईलाइट्स द नीड फॉर पॉलिसी शिफ्ट टू एंश्योर बेटर एंड लिवेबल फ्यूचर्स। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि यहाँ पे कि आउट ऑफ द 50 मोस्ट हाईलाइट्स, यानी कि जो 50 सबसे बेहतर और रहने योग्य यहाँ पे फ्यूचर के लिए जो रहने वाली जो जगहें हैं उनमें बदलावों की आवश्यकता है, ठीक है ना। उनमें पॉलिसी है, शिफ्ट है, उसकी क्या है, ज़रूरत है यहाँ पे, ये आपका बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो एक तरह से तो ये सही लग रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है कि ये रिपोर्ट है दिखाती है कि जो 50 मोस्ट है जो लिवेबल है फ्यूचर के लिए, उनको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे बदलाव करने चाहिए, तो हो सकता है COD। अब यहाँ पे देखो, अब ये तो चेक करती है। अब यहाँ पे मतलब पहले तो ये ऑप्शन तो आपका हो गया कट, ये ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, कट। पर आप अभी भी डी को है जो टिक नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नन ऑफ दीज है। तो क्या पता आपका ये दोनों ही आंसर होंगे, बी और ई वाला होगा ही नहीं। अगर ये दोनों ही होंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ई आएगा। और अगर बी और ई हो गया तो डी आएगा। तो इसके लिए आपको बी और ई भी चेक करना पड़ेगा। तो मैं आपको यही समझा रहा था, एग्जाम में गलती नहीं हो। तो बी और ई को चेक करते हैं यहाँ पे। फाइनेंस मस्ट बी channeled in the right direction such that urban futures which are being cut short on account। अब यहाँ पे बोला है जो फाइनेंस है, ठीक है ना, उसको सही दिशा में यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे उसको प्रवाहित करना, चलते हुए सही डायरेक्शन में उसको क्या करना, फ्लो करते हुए रहना चाहिए हमेशा, ताकि क्या हो, जो फ्यूचर में भविष्य में है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे क्या बोला है, बिंग कट शॉर्ट, यानी कि जिसको कम किया जा रहा है यहाँ पे उसको बचाया जा सके, ठीक है ना। तो फ्यूचर में जो फाइनेंस है यहाँ पे उसको कम किया जा रहा है, उसको बचाया जा सके। अब यहाँ पे देखो, बी और ई है, ऑफ फ्लोड अर्बनाइजेशंस आर चेक्ड। अब ई में बोला है कि जो यहाँ पे फ्लोड यानी कि जो दोषपूर्ण यहाँ पे अर्बनाइजेशन है उनकी जांच की जानी चाहिए। एंड इन टर्न सिटीज़ मेड लिवेबल एंड सेफ, और यहाँ पे क्या करना चाहिए, सिटी को यहाँ पे सेफ और रहने योग्य बनाना चाहिए, आपको ऐसे बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एकदम सही बात बोल रहा है, बी और ई भी आपका क्या है, सही है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 5th है। क्या बोला है 5th में, देखते हैं, समझते हैं। 5th में बोला है आपको यहाँ पे, वंस अटेंशन वुड इंस्टेड शिफ्ट टू लर्न लेसन्स फ्रॉम सेटबैक्स सच एज ए रिजेक्शन एंड। अब यहाँ पे बोला है कि वंस यानी कि हर किसी को यहाँ पे ये ध्यान, ठीक है ना, यानी कि कोई पर्सन है उसका ध्यान है जो अपना कहाँ जाता है, सेटबैक्स यानी कि अपनी असफलता, ठीक है ना, अपनी नाकामी पे जाता, अपनी हार पे जाता है। तो उससे क्या करना चाहिए अपने को, लर्न लेसन्स, तो उससे अपने को सबक लेना चाहिए। यानी कि हर व्यक्ति को अपनी असफलताएं हैं, सेटबैक्स हैं, उनसे क्या करना चाहिए, सबक सीखने के लिए, ठीक है ना, उसको सबक सीखना चाहिए। एंड और क्या करना चाहिए, जैसे कि अब सबक में क्या है, जैसे कि रिजेक्शन है, और क्या सबक हो सकता है, और कौन कौन से यहाँ पे बातें हो सकती है, ठीक है ना, जिनसे आप सीख सकते हो। पहला तो रिजेक्शन हो गया, और क्या हो गया यहाँ पे, देखो कहीं कहीं नेगेटिव और बातें बोली होगी आपको यहाँ पे। देखो पहले तो ए के साथ में एफ है, प्रिपेयर फॉर ए बेटर फ्यूचर विद दैट नॉलेज रादर देन ब्रोडिंग इंडेफिनिटली, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, तो यहाँ पे आपको बोला है कि प्रिपेयर,
फॉर द बेटर फ्यूचर, यानी कि अपने आने वाले अच्छे फ्यूचर के लिए यहाँ पे आपको क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए अपने नॉलेज के साथ में, ठीक है ना। अपने नॉलेज के साथ में क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। साथ में क्या बोला है, रादर देन ब्रूडिंग इनडेफिनेटली ओवर इट, इसके बजाय उस ज्ञान के साथ में बेहतर भविष्य की यहाँ पे आपको क्या करनी चाहिए, यहाँ पे तैयारी करनी चाहिए। इस यहाँ पे इसके बजाय, किसके बजाय, कि आप लगातार है जो उसके बारे में सोचते रहें, उसके बारे में चिंता करते रहें, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको बोला है यहाँ पे कि अगर रिजेक्ट कर दिया है तो उसके बारे में सिर्फ आपको सोचना नहीं है, बैठे बैठे टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसकी जगह आपको सोचना है कि फ्यूचर में आप आने वाले जो यहाँ पे टाइम है उसको कैसे है जो फेस कर सकते हैं, उसके लिए कैसे तैयार रह सकते हैं अपने नॉलेज से, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो कॉन्टेक्स्ट आपका यहाँ पे बैठ ही रहा है। तो ए और एफ को एक बार लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो ए और डी भी दे रखा है, तो इसको डी को भी चेक कर देते हैं अपन। यहाँ पे क्या बोला है, पर्पजली एंड मेक एन इम्पैक्ट ऑन आवर एंड अदर्स लाइफ्स देन वी वुड कॉन्स्टेंटली गो विद द फ्लो। अब यहाँ पे बोला है पर्पजली का मतलब होता है उद्देश्य, आपका एम क्या है, उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्यपूर्ण ढंग से और अपने तथा दूसरों के जीवन पर क्या करते हैं आप, इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। तो हम यहाँ पे लगातार क्या करेंगे, कॉन्स्टेंटली, यानी कि लगातार अपन क्या करेंगे यहाँ पे, जो अपना ये प्रवाह फ्लो है उसके साथ में चलते जाएंगे। तो देखो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आपका कॉन्टेक्स्ट नहीं बैठ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये अलग बात कर रहा है, ये कहीं अलग फ्लो का बात कर रहा है, तो यहाँ पे पहले तो ए और डी तो नहीं होगा। अब यहाँ पे अपन चेक करते हैं, पहले बी ई को चेक कर देते हैं। अगर ये गलत हुआ तो अपन बी डी को चेक करेंगे। तो देखो बी में क्या बोला है, बी में बोला है आपको जस्ट लाइक ए ट्रेवलर, यानी कि एक ट्रेवलर के जैसे यहाँ पे इफ़ वी इंटरलाइज द फैक्ट दैट द वर्ल्ड इज़ अवर टेम्पररी एडो, यानी कि हम इस बात को यहाँ पे क्या कर दे, ये मान ले, अपने दिल से मान ले, उसको स्वीकार कर दे, क्या कर दे कि दुनिया हमारा क्या है यहाँ पे टेम्परेरी एडो, यानी कि एक यहाँ पे कुछ देर के लिए रहने के लिए क्या है, अपना एक तरह से जगह है यहाँ पे, ठीक है ना। एक तरह से अपना क्या है, निवास है। टेम्परेरी का मतलब आपको पता ही है कि अपन कुछ साल रहेंगे फिर मर जाएंगे, यानी कि कुछ समय के लिए रहने के लिए क्या है, ये दुनिया है अपने लिए, यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं है यहाँ पे कि वो हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है ना। एंड वी आर हियर टू लिव, और हम है जो यहाँ रहने के लिए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बी का किसके साथ में बनेगा। तो पहले ई के साथ में देखो, ई में बोला डिस्ट्रेस इन आवर मेंटल एंड इमोशन स्पेस फॉर आवर एनर्जी नीड्स टू बी रीडायरेक्टेड फॉर द चैलेंजेस ऑफ आवर जर्नी। तो यहाँ पे बोला है, तो पहले तो यहाँ पे बोला है टेम्परेरी रहना है, और यहाँ पे बोला है आपको कि यहाँ पे क्या बोला है कि डिस्ट्रेस इन आवर मेंटल एंड इमोशनल स्पेस। तो यानी कि हमारा जो मेंटल यानी कि मानसिक और इमोशनल का मतलब क्या होता है, भावनाओं से जुड़ा हुआ स्पेस है यहाँ पे, ठीक है ना, जगह है, उसमें फॉर आवर डिस्ट्रेस इन अवन, डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, उसमें एक तरह से तनाव होना। तो उसके कारण हमारी जो एनर्जी है उसको ज़रूरत होती है कि हम क्या करें, चुनौतियों के लिए यहाँ पे पहले से क्या रहे, तैयार रहें चैलेंजेस के लिए, ठीक है ना। और क्या करें, रीडायरेक्टेड, यानी कि उसको है जो क्या कर दे, सामना करे, उसको किसी और दिशा में मोड़ दे उसको हमारी इस यात्रा में। अभी कुछ समझ में नहीं आया यहाँ पे तो वर्ल्ड की बात कर रहा है, और यहाँ पे हमारे जो मेंटल और इमोशन स्पेस है उसकी बात कर रहा है, कोई कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। एक बार बी और डी को देख लेते हैं। तो डी में आपको क्या बोला, जैसे कि अपन ने रीड किया था, ठीक है ना, कि यहाँ पे बोला है एंड वी आर लिव हियर टू लिव, और हम यहाँ पे रहने के लिए आए हैं, पर्पजली एंड मेक एन इम्पैक्ट, कि यहाँ पे अपन किसके लिए आए हैं, हम किसके लिए रह रहे हैं यहाँ पे, कि हमारा उद्देश्य है यहाँ पे जिंदा रहने का, और क्या करना, इम्पैक्ट डालना है किसके ऊपर, हमारे और अदर्स की ज़िंदगी के ऊपर। तो हमारे और दूसरों की लाइफ है उसके ऊपर हमको क्या करना, एक प्रभाव डालना, इम्पैक्ट डालना है। देन वी वुड कॉन्स्टेंटली गो विद द फ्लो, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे फ्लो के साथ में जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे क्यों रह रहे हैं, क्योंकि अपन क्या कर सके, हमारा उद्देश्य है इम्पैक्ट डालना हमारे और दूसरों की ज़िंदगी पे। तो यहाँ पे भी लाइफ की बात कर रहा है और यहाँ पे भी लाइफ की बात कर रहा है, पर यहाँ पे तो आपका मेंटल और इमोशन बात कर रहा है। इसका मतलब है कि बी का ई के साथ में तो नहीं बनेगा, लेकिन बी का डी के साथ में ज़रूर पेयर बनेगा। तो ये भी कट हो गया। अब यहाँ पे एक लास्ट बचा सी ई, ठीक है ना, उसको चेक कर देते हैं अपन। सी में क्या बोला है, सी में बोला है वी सर्च ऑफ द बैगेज ऑफ द पेटी डिस्प्यूट्स rational tips and rancor as there is no room for undue pain and,
तो यहाँ पे बोला हमारे जो छोटे मोटे विवाद होते हैं, जो बहस होती है, डिस्प्यूट्स होते हैं छोटे मोटे, जो हमारे रिलेशन में क्या होते हैं, झगड़े होते हैं, और जो यहाँ पे रैनकोर, रैनकोर का मतलब क्या होता है, द्वेष, यानी कि गुस्से में आके जो यहाँ पे गुस्सा होता मन में, जो बोझ होता है, उसके बोझ को अपन क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इसमें कोई जगह नहीं होती है। ठीक है ना, हमारे मन में एक इस दर्द की कोई जगह नहीं होती। और यहाँ पे क्या बोला है, डिस्ट्रेस इन आवर मेंटल एंड इमोशन स्पेस। तो देखो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, और जो ये डिस्ट्रेस है यानी कि यहाँ पे हमारे मानसिक और यहाँ पे इमोशनल स्पेस है, उनमें जो क्या रहता है, एक यहाँ पे एक तरह से क्या रहता है, दर्द रहता है। ठीक है ना, उसको अपने को यहाँ पे क्या करना है, उसको यहाँ पे एनर्जी चाहिए कि अपन क्या कर सके, जो भी यहाँ पे चैलेंजेस हैं उनको क्या कर सके, मोड़ सके, दूसरी ओर जा सके। तो एकदम सही है सी और ई का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे डी हो जाएगा यहाँ पे। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा किस तरह से अप्रोच करना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, तो देखिए, द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन द यूनाइटेड स्टेट्स issued by the Biden administration on October 30 on safe score। यहाँ पे बोला है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका है, उसमें कार्यकारी आदेश, यानी कि यहाँ पे आपको क्या बोला है कि जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है ना, 30 अक्टूबर को कौन सी गवर्नमेंट, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पहले के टाइम में जब जो बाइडेन आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर निकाला था 30 अक्टूबर को, यहाँ पे किसके ऊपर निकाला था, ऑन सेफ सिक्योर, यानी कि सुरक्षित, संरक्षित, इन बातों पे, यानी कि सेफ रहना, सिक्योर रहना, इन बातों पे कुछ ऑर्डर निकाले थे यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो कौन सा ऑर्डर निकाला था, तो पहले ए का देखो, ए का एफ के साथ में है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा होगा, तो ए का एफ के साथ में है। यहाँ पे देखो सेफ सिक्योर, और किसका करा, ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि सेफ सिक्योर और एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके ऊपर अपन क्या कर सके, विश्वास कर सके, ट्रस्ट कर सके। इलिस्ट्रेट द चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ ग्लोबल लीडर्स टुवार्ड्स AI रेगुलेशन। तो यहाँ पे बोला है कि इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे जो दुनिया के ग्लोबल लीडर्स हैं उनको यहाँ पे उनका एक तरह से उनको बदल दिया है, उनका नज़रिया बदल दिया है AI रेगुलेशन के यहाँ पे उसके प्रति। ठीक है ना, तो एकदम सही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक तरह से इनको ऑर्डर दिया था कि भाई कि आपको ऐसा है जो AI बनाना है जो सेफ़ हो, सिक्योर हो, जिसके ऊपर अपन यहाँ पे क्या कर सके, विश्वास कर सके। और यहाँ पे इसी बात पे जो दुनिया के लीडर हैं उनकी सोच को बदल दिया है। तो यानी कि ए और एफ का तो पेयर आपका बनेगा, तो यानी कि ये हो गया कट। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन है, तो पहले अपन बी ई को चेक करते हैं, अगर ये नहीं होगा सही तो बी ए वाला आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखो बी वाला है, वाइल जनरेटिव AI टूल्स सच ए चैट GPT एंड यहाँ पे मिड जनरी अलाउ पीपल टू मिनिमल क्रिएटिव स्किल टू प्रोड्यूस रेस्पॉन्सिबली ब्यूटीफुल आउटपुट्स विद द हेल्प ऑफ ए। अब यहाँ पे देखो बी और ई दे रखा है, यहाँ पे हेल्प ऑफ ए एनॉर्मस। अब यहाँ पे तो एन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आगे क्या है आपका वॉवेल साउंड आ रहा है, तो पहले तो सीधे सीधे देखते ही बिना रीड किए मैंने इसको कट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे एन आएगा तो सही होगा। फिर यहाँ पे देखो डी दे रखा है, ठीक है ना, डी में पहले तो इसको समझ लेते बी में क्या बोला है। बी में बोला है कि जबकि जो यहाँ पे आपका चैट GPT है और जो यहाँ पे जो मिड जनरी है, इस तरह के जो जनरेटिव AI टूल्स हैं, उनमें यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास में कोई स्किल नहीं होती, जिनको कोई काम नहीं आता, वो भी क्या करते हैं, इन जो AI टूल्स हैं इनकी मदद से क्या कर सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं यहाँ पे जो बहुत ही सुंदर आउटपुट देते हैं आपको। ठीक है ना, रीजनेबल सुंदर आउटपुट देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे अब विद द हेल्प ऑफ ए कॉपीराइट ओनरशिप ओवर द आउटपुट जनरेशन। अब यहाँ पे तो बोल रहा है कि ये क्या है, जिनके पास में कोई स्किल नहीं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और यहाँ पे हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से, कॉपीराइट ओनरशिप से। अब यहाँ पे तो आना चाहिए कि AI की हेल्प से, इस तरह से आना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे बोल रहा है कॉपीराइट ओनरशिप ओवर द आउटपुट जनरेशन बाय AI। तो यहाँ पे तो बोल रहा है कॉपीराइट ओनरशिप है किसके, जो आउटपुट है आपका जनरेशन AI के द्वारा आ रहा है, उसके ऊपर जो कॉपीराइट ओनरशिप है, कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो पीछे सिर्फ क्या बचा आपका, AF बचा है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोला है, तो देखो द सम इज
inadequate in terms of challenges faced by the developing countries in the switching over to a low carbon development। तो देखो यहाँ पे बोला है द सम का मतलब क्या होता है, जो पैसा है यहाँ पे वो अपर्याप्त है। इनएडुकेट का मतलब क्या होता है, जितना आपको चाहिए उतना नहीं है। इन टर्म्स ऑफ द चैलेंजेस, जो चैलेंज फेस कर रहे हैं उसके हिसाब से जो भी पैसा है आपका वो इतना इनफ नहीं है। बाय द फेस डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो फेस कर रही है आपकी यहाँ पे, किसके लिए स्विच करना है, लो कार्बन डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ पे बात समझो, आपको पता है यहाँ पे ये COP26 वगैरह आपके यहाँ पे होते हैं, तो ये किस लिए होते हैं, ये इसलिए होते हैं यहाँ पे आपका कि जो यहाँ पे आपकी डेवलप कंट्रीज़ है, क्योंकि आपको पता है जो जितना ज़्यादा डेवलप होता है उतना ज़्यादा क्या करता है, कार्बन एमिशन करता है, ठीक है ना। तो जो डेवलप कंट्रीज़ है वो तो अब डेवलप हो गई है, तो अब यहाँ पे उन्होंने तो क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर दिया है। तो यहाँ पे COP वगैरह ऐसे आपके यहाँ पे जो संस्थाएं हैं वो क्या करती है, उनको बोलती है भाई कि आप है ना हमको पैसे दो, हमारे फंड में पैसे जमा करवाओ, क्योंकि आप तो डेवलप हो गए। अब जो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो डेवलप होना चाहती है, तो वो भी क्या करेगी, आप जितना बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करेगी, और आप जितना बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करेंगे तो एनवायरनमेंट क्या होगा, नुकसान होगा। तो इसके लिए आप क्या करो, हमको पैसे दे दो, हम उन डेवलप कंट्रीज़ को पैसे देंगे, ताकि वो जब डेवलप होंगी तो क्या करेगी, लो कार्बन जो ऐसे आपकी चीज़ें हैं उनका यूज़ करेगी, जिससे क्या हो, यहाँ पे कार्बन कम हो और इस तरह से वो डेवलप भी हो जाए। तो आप हमको क्या दो, पैसे दो। और यहाँ पे बोला कि उन्होंने जो भी पैसे दिए हैं वो क्या है आपके, कम है, यानी कि उन देशों को जितना चाहिए उतना है ही नहीं। अब यहाँ पे देखो इसके साथ में क्या बनेगा, तो पहले देखो एक IF के साथ में, विच इज़ लाइकली टू बी काउंटर्ड विद द डिमांड that the developed countries have not been able to meet the mark of the mobilization of 100 billion climate finance। अब यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि ऐसा लगता है कि जो आपका यहाँ पे काउंटेड विद द डिमांड, यानी कि जितनी डिमांड थी, ठीक है ना, जो डेवलप कंट्रीज़ की, नॉट एबल टू मीट द मार्क, यानी कि उनको इतना पैसा नहीं मिला। देखो जैसे यहाँ पे बोला इनएडिक्वेट, तो वही बात यहाँ पे बोली है कि उनको जितना पैसा चाहिए उतना नहीं मिला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उम्मीद रखी गई थी कि $100 बिलियन है जो क्लाइमेट फाइनेंस में यहाँ पे इकट्ठा करेंगे वो, पर इतना हुआ नहीं, उतना पैसा उनको मिला नहीं यहाँ पे। तो यानी कि A और F तो आपका सही है कि जितना पैसा उम्मीद की थी उतना मिला ही नहीं, कम है। आगे देखो A और F यहाँ नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं ये BE आपका होगा या नहीं होगा। तो देखो द डेवलप कंट्रीज एंड क्लाइमेट वनरेबल कंट्रीज आर लाइकली टू डिमांड ए रैम्पिंग अप ऑफ मिटिगेशन एक्शन बाय द डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलप कंट्रीज़ है यानी कि जो डेवलप हो गई है, और जो क्लाइमेट वनरेबल कंट्रीज़ है यानी कि ऐसी कंट्रीज़ जिनके ऊपर यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज़्यादा आती है, और इंडिया भी उसी लिस्ट में है, यानी कि ऐसी कंट्रीज़ जिनको नेचर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी क्लेमिटीज़ आती है। तो इन दोनों कंट्रीज़ ने हैं वो डिमांड की है किससे, यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ से। क्या डिमांड की है, रैम्पिंग अप ऑफ मिटिगेशन एक्शन, यानी कि जो भी आपको डेवलप होने के लिए जो भी एक्शन है उनको कम करना है आपको, ठीक है ना। यानी कि कुल मिला के कार्बन एमिशन को कम करने की बात हो रही है यहाँ पे। ई में क्या बोला है, द डेवलप कंट्रीज नोटेड विद, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे बाय द डेवलपिंग कंट्रीज। अब डेवलपिंग कंट्री को कोई ना कोई बात बोली गई है, पर यहाँ पे तो क्या बोला है कि जो डेवलप कंट्रीज़ है उन्होंने नोट किया है विथ डीप रेग्रेट, यानी कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा उनको मन में बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है, और बीइंग एबल टू मोबिलाइज ओनली ए टोटल ऑफ 79.6 मिलियन। तो देखो यहाँ पे ये इससे कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको $100 बिलियन देने का बोला था, पर ये डेवलप कंट्रीज उन्होंने सिर्फ $79.6 बिलियन ही दिए हैं, तो इसका इनको क्या लग रहा है, बुरा लग रहा है। पर ये इसके साथ में तो कोई कनेक्ट है ही नहीं, तो ये तो आपका आंसर गया। अब अपन B और D को देख लेते क्या सही है या नहीं है। द ऑपरेशनलाइजेशंस ऑफ द एंकर सीड प्रिंसिपल ऑफ द कॉमन बट डिफरेंशिएशन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि सामान्य लेकिन जो आपके यहाँ पे डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यानी कि सबको अपनी अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है अलग अलग, और जो संबंधित यहाँ पे आपकी कैपेबिलिटीज़ है, जो क्षमताएँ हैं, एंकर सीड सिद्धांत का संचालन करती है। यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा है, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओनली AF हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला द ऑब्जेक्टिव इन दिस आर्टिकल, यानी कि इस आर्टिकल का जो उद्देश्य है वो क्या है, देयरफॉर इज टू एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द डेप्रिविएशन स्पेशली। अब यहाँ पे बोला है कि इस का आर्टिकल का ऑब्जेक्टिव ये है कि एग्जामिन करना,
वेदर सम ऑफ दी डेफिनेशन स्पेशली, यानी कि कुछ यहाँ पे जो बातें हैं उनका क्या करना, एग्जामिन करना खास करके। अब कहाँ पे करना है, ए और डी देखो, खास करके वहाँ पे करना जहाँ पे फूड और शेल्टर की कमी होती है, रोज और डिमिनिश्ड ड्यूरिंग द, यानी कि यहाँ पे या तो क्या होती है, बढ़ोतरी होती है या कमी होती है, किसके ड्यूरिंग, जो एनडीए का रजाइम है उनके ड्यूरिंग। यानी कि यहाँ पे कुल मिला के बोला गया है कि आपका ऑब्जेक्टिव है ये आर्टिकल का क्या है कि आपको एग्जामिन करना है, ठीक है ना, दीज डेप्रीवेशन, कौन सी, ये जो बातें बोली जा रही हैं इनको एग्जामिन करना है, खास करके कहाँ पे, जो एनडीए का रेजाइम है वहाँ पे जाना है आपको और वहाँ पे चेक करना है कि वहाँ पे खाने और रहने की जो जगह है उनमें कितनी कमी हुई है, कितनी बढ़ोतरी हुई है, ये चेक करना है। तो ए और डी आपका सही है। जब ए और डी सही है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो पहले तो अपने को आंसर ही मिल गया आपका ऑप्शन नंबर बी। सी और एफ को चेक करेंगे तब बी होगा, नहीं तो ई होगा। सी और एफ देखो, देखो ए मास्टरपीस फिल्म रोटी कपड़ा और मकान प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय मनोज कुमार इन 1974। तो ये जो आपकी बहुत पुरानी फिल्म है, आपने देखा होगा, रोटी कपड़ा और मकान है, उसको है जो यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया था, यहाँ पे किसके द्वारा प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया गया, मनोज कुमार के द्वारा 1974 में। अब इस फिल्म में क्या हुआ था, तो देखो यहाँ पे आपको बताएगा एफ में, depreciated the severe deprivation and devastation of a man who living honestly became a will whisper, यानी कि एक आदमी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ईमानदारी से रहता है तो उसके जीवन में कितनी सारी समस्याएं आती है, कितना गंभीर तरह से उसके जीवन में क्या आती है, समस्याएं आती है, वो यहाँ पे बता रहा है। तो एकदम सही बात है यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे क्या बोला है, ऑल द फूड इन्फ्लेशन विच हैड स्पर्ड द स्पाइक इन प्राइजेस थ्रू जुलाई एंड अगस्त। तो यहाँ पे आपको बोला है कि यद्यपि जो फूड इन्फ्लेशन यानी कि खाने की चीज़ों में जो आपका महंगाई है वो क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, स्पाइक प्राइस जुलाई अगस्त में यहाँ पे आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, हैज़ ईट अब जो क्या होगी, कम हो गई है 6.6% सितंबर में, दिस वॉज, अब ये क्या है, जो पहले प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी अब कम हो गई, ये क्या है, दिस वॉज। तो सबसे पहले देखो ए एफ है, दिस वॉज। अब देखो यहाँ पे दीज विल आ गए, ये भी सब्जेक्ट और वर्ब है, ये भी सब्जेक्ट और वर्ब है, ठीक है ना, तो क्या ये साथ में आ सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से कुछ सेंस ही नहीं बनेगा आपका कि दिस वॉज दीज विल, कोई सेंस ही नहीं बनेगा। तो ए और एफ वाले तो आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ए और ए को चेक कर दो, ठीक है ना, ए और ए को चेक करो कि दिस वॉज डिसअप्रोप्रिएटली इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रैशिंग वेजिटेबल्स, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये जो यहाँ पे कमी हुई है ये क्या करेगी, ये एक यहाँ पे अनुपातिक तौर पे यानी कि असमानता से यहाँ पे क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी, यानी कि वेजिटेबल की प्राइस तो है जो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन उसी स्पीड से आपकी दालें, फ्रूट, एग्स और शुगर इनकी प्राइस आपकी बढ़ जाएगी। तो एकदम सही है आपका ए और ई, यानी कि ये भी कट हो गया। अब सी ओ डी को चेक कर देते हैं। तो सी ओ डी में देखो क्या बोला है आपको, सी में बोला है जो रूरल इन्फ्लेशन है वो आपका हायर देन है जो फेस कर रहे अर्बन कंज्यूमर्स, यानी कि शहरों में रहने वाले लोग जितनी महंगाई फेस कर रहे हैं उससे ज़्यादा गाँव वाले लोग कर रहे हैं। एंड विद द एरेटिक मानसून, यानी कि इस तरह का जो आपका यहाँ पे अनिश्चित मानसून आया है, ठीक है ना, जो हर्ट कर रहा है खरीफ के सेशन को, सोइंग इन क्रॉप्स, यानी कि खरीफ की फसल है जिसमें हमने क्या किया था भाई, दालों के बीज लगाए थे, उसको इफेक्ट कर रहा है। और जो अनसर्टेनिटीज़ है अबाउट द, अब किसके बारे में अनसर्टेनिटीज़ है, अनलिनो इफेक्ट के बारे में है रबी क्रॉप पे, जिससे क्या होगा, यहाँ पे रूरल डिमांड है जिसमें कमी आ जाएगी, साथ ही जो फूड प्राइस है, प्रेशर है, वो क्या रहेगा आपका, एक चिंता का विषय रहेगा इकोनॉमी के लिए। तो एकदम सही बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि मानसून आपका जो सीज़न है यहाँ पे वो क्या है, इतना ज़्यादा खास नहीं, या तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या कम हो गई, इस तरह से है। तो हमने जो दालें वगैरह डाली थी जो आपकी रबी की क्रॉप है उसमें क्या होगा, अनलिनो इफेक्ट आ जाएगा, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, लेकिन वहाँ पे डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब डिमांड कम होगी तो प्राइस हो जाएंगे ज़्यादा, अब प्राइस ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे लोग खरीदेंगे नहीं सामान, तो इससे यहाँ पे ये एक चिंता का विषय है इकोनॉमी के लिए। तो ये भी सही है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे भी क्या बोला है आपको। तो देखो यहाँ पे द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, तो जो CAQM है जिसको काम दिया गया था वो एड्रेस करना है यहाँ पे जो कारण है, किसके कारण है, जो एयर पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली में और उसके आसपास के एरिया में, उसके कारणों का पता लगाना। इज़ नाउ, अब वो क्या है, तो देखो एफ में क्या बोला है, इज़ नाउ द बेस्ट इन लास्ट 6 ईयर।
अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे बोला है कि कारण बताने हैं, और यहाँ पे तो बोल रहा है कि ये 6 साल में सबसे बेस्ट है। क्या है, क्या है जो 6 साल में सबसे बेस्ट है, क्या आपको पता है? ठीक है ना। यहाँ पे तो अपने को कारण बताने कि एयर पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, तो क्या एयर पॉल्यूशन है जो 6 साल में बेस्ट है? ठीक है ना। कोई बुरी चीज़ को अपन बेस्ट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, यानी कि AF का तो पेयर बनेगा ही नहीं। तो सारे कट, बस इसको चेक कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो, दिस इज द टाइम व्हेन द साउथ वेस्ट मानसून, यानी कि ये समय है जब जो साउथ वेस्ट का मानसून है हैज़ रिसीड एंड विद इट, यानी कि वो है जो आपका क्या है, जिसमें वो मानसून है जो आपका पीछे हट गया है। विद द ग्रेट ड्राफ्ट इन द अपर एटमॉस्फेयर, यानी कि जो अपर एटमॉस्फेयर यानी कि ऊपर की जो लेयर में यहाँ पे जो हवाएं हैं, द नॉर्मली फ्लश, वहाँ पे क्या हो रहे हैं, चक्रवात आ रहे हैं, यानी कि एयर का प्रेशर कम हो रहा, ज़्यादा हो रहा है, तो हवाएं बहुत तेज़ी से चल रही है यहाँ पे। अब जिससे क्या हो रहा है, तो ई में देखो यहाँ पे, आउट पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द गैमेट ऑफ एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज सच एज कंस्ट्रक्शन, ड्राइविंग पावर जनरेशन एंड बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर रिचार्ज। अब उससे क्या हुआ है, तो उससे हुआ है यहाँ पे नॉर्मली फ्लश, यानी कि इफेक्ट होगा, क्या होगा, जो पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं आपके गैमेट ऑफ, यानी कि जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उससे पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, जैसे अपन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, पावर जनरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे बिजली को बना रहे हैं, और यहाँ पे जो आसपास के एरिया में अपन क्या कर रहे हैं, फसलों को जला रहे हैं। तो अगर आपको पता है तो बीच में न्यूज़ आई थी थोड़े महीनों पहले कि जो दिल्ली के आसपास है, जो आपके हरियाणा वगैरह है, वो क्या करता है, जो सर्दी के टाइम होता है, नई फसल लगाते हैं, उससे पहले क्या करते हैं, पुरानी फसल के जो भी वहाँ पे एक्स्ट्रा प्लांट वगैरह होते हैं उनको पूरा जला देते हैं, और फिर उसके ऊपर है जो नई फसल लगाते हैं। तो इससे पॉल्यूशन होता है, गवर्नमेंट ने रोक भी लगाई थी। तो ये बोल रहा है ये सारे कारण हैं आपके यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो चक्रवात वगैरह आते हैं इनके ये सारे कारण हैं। तो सही है, तो अब यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तो ये था आपका आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा, यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।